Dear learners of English greeting, this is M. Rahman and I welcome you to our SE classes of English language. Today our topic is verb and we are learning verb in part 8. हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 16 टाइप की वर्ब्स, उनके आइडेंटिफिकेशंस, उनके यूजेज आपको बताने वाले हैं। तो आज हम पार्ट 8 पर पहुंच चुके हैं और पार्ट 8 में हम वर्ब के पार्ट 12, पार्ट 13 और पार्ट 14 को लेंगे और वे होंगे हमारे इम्पर्सनल वर्ब्स, सब्स्टिट्यूटिव वर्ब्स एंड डिफेक्टिव वर्ब्स। तो इन सारी वर्ब्स को सीखने के लिए और ग्रामर के सारी एस्पेक्ट्स को सीखने के लिए अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और वर्ब्स की ये डिटेल्स आपको कहीं और नहीं मिल पानी हैं। आइए शुरू करते हैं इम्पर्सनल वर्ब्स को सीखना। क्या होती है इम्पर्सनल वर्ब, किस तरह की इसमें वर्ब्स आती हैं, कौन से मूड्स और कौन सा केस इसके अंदर लगता है, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे बाय एंड बाय। सबसे पहले हम समझते हैं कि इम्पर्सनल वर्ब किसे कहते हैं। इम्पर्सनल वर्ब ऐसी वर्ब को कहते हैं जिसके अंदर हम कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को यूज़ नहीं करते, लेकिन हम यूज़ करते हैं जेनरिक सब्जेक्ट को, जिसको हम डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल ये हो सकता है, एक जनरल जो सब्जेक्ट है किसी भी नॉर्मल वर्ब के लिए, जैसे कि हमने लिखा वी टीच यू। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो अलग अलग अपनी स्पेसिफिकेशन रखता है कि वी हैं। तो हम पर्टिकुलरली हमारा ग्रुप आपको टीच कर रहा है तो ये वी हुआ। अगर मैं अकेला टीच कर रहा हूँ तो ये आई हुआ। तो ये स्पेसिफिक वर्ब कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती का मतलब यहाँ पर कोई ऐसा सब्जेक्ट हम लगाते हैं जो हर जगह सब स्थितियों में चल जाता है, जिसको हम जनरली इट के नाम से जानते हैं। और अब हम देखेंगे कि इट से अलग हम इसको क्या क्या बोलते हैं। तो इन इम्पर्सनल वर्ब्स को हम वेदर वर्ब्स भी कहते हैं। वेदर वर्ब्स मीन्स मौसम से रिलेटेड वर्ब्स भी इनको बोलते हैं। यहाँ इन पार्ट्स को इनके नंबर्स दे देते हैं ताकि समझना और इनके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स को लिखना आसान हो जाए। तो हमने इनको वेदर वर्ब्स भी कहा। एंड वी नीड टू यूज़ इम्पर्सनल प्रोनाउन इट, जैसे कि पहले ही बता चुके हैं। इट एक इम्पर्सनल प्रोनाउन है। ये किसी व्यक्ति विशेष की डिज़ायर्स को शो करने के लिए नहीं आता। अगर आई कहता हूँ तो ये मुझसे रिलेट हुआ, ही कहता हूँ तो कोई भी वर्ब ही से रिलेट होगी। अगर हमने कहा ही टीचेस तो यहाँ पर जो टीच है वर्ड वो ही के लिए काम कर रहा है, तो स्पेसिफिकेशन ही के लिए हो गई, यहाँ आई के लिए हो गई। लेकिन इस इम्पर्सनल वर्ब के अंदर कोई भी बात पर्सनल नहीं होती। हावेवर ये थर्ड पर्सन को रेफ़र करता है। थर्ड पर्सन में ही भी होता है, शी भी होता है, दे भी होता है। बावजूद इसके ये एक जनरल या जेनरिक सेंस में काम करता है। आइए देखते हैं कैसे। सपोज़ कीजिए हमने एग्जाम्पल लिखा इट रेन्स। अब ये जो इट रेन्स आया, इट ना मेरे लिए है ना तुम्हारे लिए है, एक एज ए जनरल इसको यूज़ किया गया है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें डिटेल में जाने से पहले कि जहाँ पर डमी सब्जेक्ट इट यूज़ होता है और उस इट के लिए हम जो भी वर्ब यूज़ करते हैं तो ये हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन है। इम्पर्सनल प्रोनाउन के इस इम्पर्सनल प्रोनाउन इट के बाद जो भी आप वर्ब यूज़ करते हैं वह आपकी इम्पर्सनल वर्ब कहलाती है। अब जैसे कि हम इसे वेदर वर्ब कहते हैं तो हम इसको एक नया वर्ड और देते हैं, मीटियोरोलॉजिकल। वर्ब। मीटियोरोलॉजिकल वर्ब का मतलब है जो मौसम से रिलेटेड बात बताती है कि जैसे आज बहुत सर्दी है, आज बहुत गर्मी है, ठीक है, दिन बहुत तूफ़ानी है, इट इज़ स्टॉर्मी। तो इस तरह से जब आप बोलते हैं तो मौसम से रिलेटेड मैक्सिमम बातें करते हैं तो इसको हम वेदर वर्ब या मीटियोरोलॉजिकल वर्ब भी कहते हैं। जैसे इट रेन्स, इट इज़ हॉट, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। तो इस तरह की वर्ब्स इसके अंदर आती हैं। इसको हम इम्पर्सनल थर्ड पर्सन सिंगुलर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, क्योंकि इम्पर्सनल थर्ड पर्सन इट हुआ और सिंगुलर अपने आप में सिंगुलर है ये है, और कॉन्जुगेशन का मतलब है कि इसका जो जोड़ है वर्ब के साथ, तो यहाँ पर यह हुआ सिंगुलर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर हम सेंटेंस देखेंगे मौसम के ऊपर, टाइम के ऊपर। तो हम कहते हैं कि अभी 9 बजा है तो हम कहेंगे इट इज़
9 o'clock नाउ। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। इट इज़ स्टॉर्मिंग, तूफान आ रहा है। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। तो इस सिंगुलर कॉन्जुगेशन के बाद इसी तरह से सेम थर्ड पर्सन प्लूरल जो कॉन्जुगेशन है ये भी इस इम्पर्सनल वर्ब के अंदर आता है। जैसे कि वह वर्ड अगर हम बताएं तो है दे। अब आप कहेंगे कि सर दे तो बहुत ही पर्टिकुलराइजेशन करने वाला हुआ। दे तो एक बहुवचन वाले सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जो कि स्पेसिफिक हो उसके लिए आता है। तो हम आपको बता दें, जब आप दे इन जनरल यूज़ करते हैं, इन जनरल मतलब जब आप किसी को स्पेसिफिक नहीं करते तो वहाँ पर हम दे का यूज़ करते हैं। अब स्पेसिफिक कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं, दोनों को समझ लेते हैं। जैसे कि हमने कहा आई हैव 20 टीचर्स। अभी जो 20 टीचर्स है इस स्पेसिफिक ग्रुप को हम कहेंगे दे आर वाइज। तो ये जो दे हुआ ये स्पेसिफिक हुआ, लेकिन स्पेसिफिक जहाँ नहीं होता या इन जनरल यूज़ होता है तो वह कहाँ पर होगा, वह यहाँ पर यूज़ होगा। देखिए दे से एवरी ग्लिटरिंग थिंग, एवरी ग्लिटरिंग थिंग आप जानते हैं ये एक सेइंग है, इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो यहाँ पर जो दे से है ये सभी लोग हैं, सभी पीपल है, एक कहावत है, एक सोच है, एक बिल्कुल स्पेसिफिक थॉट है। बट कौन कहता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इस दे को इन जनरल यूज़ कर रहे हैं। किसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहे, कोई इसको विशिष्ट ग्रुप नहीं दे रहे। इसलिए इस तरह के जो दे हैं वे आपके इम्पर्सनल थर्ड पर्सन प्लूरल कॉन्जुगेशन कहलाते हैं। तो इस तरह से जब आपके हायर लेवल एग्जामिनेशन में इस तरह का कोई क्वेश्चन आए कि दे क्या है और आपको इस तरह का ऑप्शन दे रखा हो कि ये इम्पर्सनल थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल कॉन्जुगेशन है, तो आप क्या करेंगे कि इस तरह के ऑप्शन को बहुत अच्छे से चुन पाएंगे और आप कहेंगे कि वह वर्ड होता है या वह प्रोनाउन होता है दे। या दे करके पूछे तो आप कहेंगे कि थर्ड पर्सन ये इम्पर्सनल थर्ड पर्सन प्लूरल कॉन्जुगेशन है। तो इस तरह से ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारा जैसे कि आज टॉपिक चल रहा है इम्पर्सनल वर्ब्स, तो इम्पर्सनल अगर हम दे को स्पेसिफिकेशन के साथ बोलें तो ये पर्सनल है, और दे को जब हम इन जनरल बोलें तो ये इम्पर्सनल वर्ब के अंदर आएगा। ऐसे ही अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे से। अब यहाँ आप दैट लगाएं या ना लगाएं तो दे इन जनरल हो गया कि ऐसा कहा जाता है कि स्प्रिंग इज़ द टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग, कि जब स्प्रिंग आती है कुछ नया फूटता है तो एक नए दौर की शुरुआत होती है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इट इज़ सैड। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं वेदर वर्ब से आगे की या मीटरोलॉजिकल वर्ब से आगे की। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा आज का पहला पार्ट इम्पर्सनल वर्ब्स के अंदर कि ये वेदर वर्ब्स कैसे हैं और डमी सब्जेक्ट किसे कहते हैं। डमी सब्जेक्ट इट को कहते हैं, क्योंकि इट का अपना कोई पर्टिकुलर सेंस नहीं होता, तो हम इनको डमी वर्ब्स भी कह सकते हैं, डमी सब्जेक्ट इट की वर्ब्स भी कह सकते हैं। और यहाँ पर हमने दे और इट को इन जनरल यूज़ करना सीखा एज ए इम्पर्सनल वर्ब। तो यहाँ पर हमने दे को और इट को यूज़ करना सीखा एज इम्पर्सनल थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल कॉन्जुगेशन के रूप में। अब देखते हैं कि इम्पर्सनल वर्ब आगे किस तरह से बढ़ती है और इसके क्या रूप हैं। हम यहाँ पर इम्पर्सनल वर्ब को यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक ईडियम्स और फ्रेजेस के लिए। स्पेसिफिक ईडियम्स और फ्रेजेस अभी हम एक एक एग्जांपल यहाँ पर दे करके समझाएंगे। हमने लिखा गो विदाउट सेइंग। तो गो विदाउट सेइंग एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है और लुक लाइक एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें टू वर्ड्स, ये दोनों वर्ड्स मिल करके एक फ्रेज बनाते हैं। तो इनको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर सीधे सीधे इट यूज़ होता है, क्योंकि
गो विदाउट सेइंग का मीनिंग जो होता है वह होता है कि इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई कहने की गुंजाइश नहीं, या ये होकर ही रहेगा। तो हमने लिखा इट गोज विदाउट सेइंग दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इसके अंदर शक करने की कोई बात ही नहीं है। तो गो विदाउट सेइंग का ये मतलब होता है, और ये जो गो विदाउट सेइंग है ये किसी भी टेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि हमने पहला यूज़ किया स्पेसिफिक इडियम्स और फ्रेजेस के साथ, और ये इन जनरल यूज़ हुआ है, तो ये आपके इम्पर्सनल वर्ब के अंदर आएगा। देखने में तो ये वर्ब मेन वर्ब है, लेकिन इसका यूज़ किस तरह के सब्जेक्ट के साथ हुआ है, तो सब्जेक्ट के तालमेल को जब हम सीखते हैं तो उस तालमेल के अंदर हम इसको इम्पर्सनल वर्ब कहते हैं। अब हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे लुक लाइक में। तो हम यहाँ पर बनाएंगे इट लुक्ड लाइक, इट लुक्स लाइक। इस तरह का जो लुक वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अच्छा होता है। तो हमने कहा इट लुक्स लाइक अ विन फॉर इंडिया। इट लुक्स लाइक अ विन फॉर इंडिया। जब हम इसकी हिंदी या उर्दू समझने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि इसकी हिंदी या उर्दू एज इट इज़ ऐसे वर्ड फॉर वर्ड निकल कर नहीं आती जिस तरह से यहाँ पर ये इंग्लिश लिखी है। तो कई बार ट्रांसलेशन में हमें ये जान लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारी ट्रांसलेशन कुछ अलग तरह से भी निकलती है। तो इस तरह के जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं या सिंटैक्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उनको हमें लर्न कर लेना चाहिए। इसकी हिंदी और उर्दू कुछ इस तरह से बनेगी कि यह जीत तो ऐसा लगता है कि भारत की ही है, भारत के हिस्से में जीत है, यह जीत भारत की झोली में है। किसी भी तरह की हिंदी या उर्दू में आप एक्सप्रेस कर रहे हो, बोलेंगे आप इसको इस तरह से ही। अब देखते हैं हम कुछ दूसरी वर्ब्स और कुछ फ्रेजेस जिनके साथ हम इम्पर्सनल रूप में वर्ब को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम इन वर्ब्स को यूज़ करेंगे एज अ इम्पर्सनल वर्ब। तो अकर को लेते हैं तो हम लिखेंगे इट अकर्स टू मी दैट ही इज गेटिंग लेट। अकर्स टू मी का मतलब लगता है कि अकर्स का जो मीनिंग होगा वह है लगना, फील होना, महसूस होना, अंदाज़ा लगाना होता है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि वह लेट हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर गेट आया और हमने यहाँ भी गेट लिखा है, तो ये जो गेट है अब ही के लिए, तो ही इसके लिए स्पेसिफिक है, तो इम्पर्सनल वर्ब नहीं होगा। बल्कि अगर हम गेट को एज एन इम्पर्सनल वर्ब के रूप में यूज़ करें तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ गेटिंग डार्क, इट इज़ गेटिंग डार्क। या हमने एक वर्ब यहाँ पर लिखी है डार्कन, जो कि यह है, तो हम लिखेंगे इट डार्कन्स नाउ, यानी अब अंधेरा होने लगा है। अब हमने यहाँ पर इसे मेन वर्ब की तरह से यूज़ किया है। और इट इज़ गेटिंग डार्क, इसको हमने लिंकिंग वर्ब की तरह से यूज़ किया है, और ये मौसम के लिए, अंधेरे के लिए आ गया, दिन और रात के सेंस में आ गया, तो दोनों में हमने इट को यूज़ किया। तो इस तरह से इन वर्ब्स को हम इम्पर्सनल वर्ब की तरह से हमने यहाँ पर यूज़ किया। ड्रिजल बूंदाबांदी के लिए, रेनिंग बारिश के लिए। हमारे पास एक वर्ड है कम। ये जो कम है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इसका जो यूजेज है वो बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर है। तो हम इसको इस तरह से यूज़ करते हैं, लेट्स होप इट हैज़ नॉट कम तो यहाँ पर हैज़ नॉट कम टू वॉर का मतलब है कि हम उम्मीद करें कि जो भी कुछ ये हो रहा है ये वॉर पर आकर ख़त्म ना हो। इट मीन्स ये जो भी चल रहा है ये एक वर्ब का रूप ना ले चुका हो। तो ये एक अलग तरह की एक्सप्रेशन है जो कि आपने हैज़ नॉट कम को रिप्रेजेंट यहाँ पर किया, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, इट्स नॉट कम टू वॉर, कहीं ये वॉर में ना बदल जाए। इसका एक एग्जाम्पल और है, सो इट हैज़ कम टू दिस,
इसकी अगर आप हिंदी या उर्दू देखें तो इस तरह से बनेगी कि आइए इसका नतीजा ये हुआ है, ये यहाँ तक पहुँच गया है। तो यहाँ पर इट का यूज़ होना जो कि बहुत ही इम्पर्सनली यूज़ हुआ है, और हैज़ कम का मतलब वह वक्त आज यहाँ आ गया है कि ये सब कुछ हो रहा है, आपकी एक एक्सप्रेशन होगी। और इसके अंदर जो कम यूज़ हुआ है, कम जो वर्ब है, ये इम्पर्सनल वर्ब कहलाएगी। अब हम पहुँचे हैं डिफेक्टिव वर्ब पर, और डिफेक्टिव वर्ब को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे आइए देखते हैं। दीज डिफेक्टिव वर्ब्स कांट बी यूज्ड इन ऑल मूड्स एंड टेंसेस। मूड्स और केसेस पर हम आगे बहुत जल्दी वीडियोस बनाएंगे, उनको आप देखिएगा और डिटेल में समझिएगा। यहाँ पर हम मूड्स के बारे में बता दें, जैसे कि अगर हम किसी को आज्ञा देते हैं तो आपका इम्पेरेटिव मूड होता है। इसी तरह से जब अलग अलग अंदाज में आप बात करते हैं तो आपके मूड्स होते हैं। तो आप कभी इम्पेरेटिव में बनाते हैं, कभी असर्टिव में बनाते हैं, कभी किसी और तरह से सेंटेंस बोलते हैं। तो आम वर्ब जो होती है, जैसे कि हमने कहा सिंग, तो ये इम्पेरेटिव में भी चलेगी और विश में भी चलेगी, एक्सक्लेमेशन में भी चलेगी, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर स्टाइल में यूज़ होती हैं इनके मूड्स, और ये हर टेंस के अंदर ये आपको नज़र नहीं आती। और वे वर्ब्स कौन कौन सी हैं? कैन, मस्ट, ऑट, नीड एंड डेयर। और नीड एंड डेयर को तो जब हम मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर रखते हैं तब भी ये केवल प्रेजेंट में ही यूज़ होती हैं, फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करती हैं, पास्ट में बिल्कुल यूज़ नहीं होती। इसी तरह से जो हमारा कैन है, कैन को हम हर टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम कैन का कुड बनाते हैं तो वो हमें एक कल्पना वाला पार्ट के अंदर की हेल्पिंग वर्ब नज़र आती है। जैसे कि हमने कैन का पास्ट कुड बोला, लेकिन जब हम बोलते हैं कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पर जो कुड यूज़ हुआ वो मेन वर्ब की तरह से यूज़ नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं साइड में रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन वर्ब्स को आप सीधे सीधे से याद रख लें कि कैन, मस्ट, ऑट, नीड एंड डेयर जब भी आएँ ये वर्ब्स आपकी डिफेक्टिव वर्ब्स कहलाएंगी। कारण क्या है कि ये सभी मूड्स और सभी टेंसेस में यूज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? हालांकि ये अपने आप में मॉडल ऑक्सिलरीज भी हैं। अब मॉडल आपका क्वेश्चन होगा, अगर ये मॉडल ऑक्सिलरीज में आ जाए और ये डिफेक्टिव वर्ब में भी आ जाए तो ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन एक स्पेसिफिक टाइप में होगा, एक पर्टिकुलर टाइप में होगा। अगर आपको इनमें से कोई भी एक वर्ब दी है और मॉडल ऑक्सिलरी नहीं दी गई तो आप डिफेक्टिव वर्ब अपना ऑप्शन चुनेंगे। हम हर टेंस के अंदर ये यूज़ नहीं होते हैं, इसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने एक वर्ब लिया वांट, तो इस वांट को हम वांटेड और वांटेड की तरह से यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर हम नीड को देखें तो नीड केवल आपके प्रेजेंट में ही यूज़ होती है, ठीक है। अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी में बात करें तो हम कहते हैं आई नीड नॉट गो देयर। तो यहाँ पर जो नीड है, यहाँ पर जो नीड है यह है प्रेजेंट में यूज़ होगी या पास्ट में यूज़ नहीं होगी। और ऑक्सिलरी वर्ब होने के बाद, मॉडल ऑक्सिलरी होने पर जब इसके साथ कोई मेन वर्ब आती है तो ये कभी भी पास्ट के अंदर यूज़ नहीं होती, ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेन वर्ब की जगह पर गो आया हुआ है। तो इस तरह की कंडीशन में शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि ये सारी वर्ब्स क्या कहलाती हैं? डिफेक्टिव वर्ब्स कहलाती हैं। वर्ब के इस अगले पार्ट में हम हैं और इसको हम कहते हैं प्रोवर्ब या सब्स्टिट्यूटिव वर्ब। अब प्रोवर्ब या सब्स्टिट्यूटिव वर्ब को कैसे पहचानते हैं आइए समझते हैं। यहाँ पर दिए गए 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स की मदद से हमारे पास ये क्लॉज है और इस क्लॉज के अंदर हमने 2 वर्ब्स ली हुई हैं। एक तो है शी वर्क्स और दूसरी है यू डू। अब डू मेन वर्ब भी होती है और डू हेल्पिंग वर्ब भी होती है, समझने की कोशिश करें। वह मेहनत करती है ज़्यादा तुमसे, यानी वह मेहनत करती है ज़्यादा, जितनी तुम मेहनत करते हो। तो मेहनत करना और मेहनत करना 2 बार आया। तो जब सेम वर्ब प्रीवियस वर्ब यानी पिछली वर्ब की कॉपी नहीं करती तो हम क्या करते हैं, उसको शॉर्टन करने के लिए हेल्पिंग वर्ब पर छोड़ देते हैं। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर वर्क लिखते तो यही सेंस होता, देन यू डू द वर्क। तो यहाँ पर हमने वर्ब नहीं लिखी। अगर हम द वर्क कहेंगे तो डू मेन वर्ब बन जाएगा। तो यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि हमने कहा ही लाफ्स लाउडर देन ही डज, शी डज। तो
हमने लिखना था ही लाफ्स लाउडर देन शी लाफ्स, तो यहाँ शी लाफ्स ना करके हम लिखेंगे शी डज। तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब पर छोड़ दिया। यहाँ पर हमने वर्क नाम के वर्ब को दोबारा से रिपीट नहीं किया, केवल हेल्पिंग वर्ब पर छोड़ दिया। इसको हम यहाँ पर मेन वर्ब को यूज़ नहीं करते, और इस यूज़ ना करके हेल्पिंग वर्ब पर छोड़ने को हम सब्स्टिट्यूटिव वर्ब कहते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, यू नीड नॉट स्पीक सो फास्ट एज यू डिड यस्टरडे। अब यहाँ पर जो डिड हमें नज़र आ रहा है वह स्पीक के लिए है। कहने का मतलब यह है कि आपको इतना तेज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है जितना तेज़ कल आप बोले थे। तो अब बोलना और फिर बोले थे, फिर दोबारा से बोलना, तो हमने यहाँ पर स्पोक की जगह हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पर बात छोड़ दी। जो आपने बोलना था वो यहाँ पर स्पोक लिखना था कि आपको उतना तेज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है जितना आप कल तेज़ बोले थे। तो बोला बोला 2 बार आया, तो बाद के मेन वर्ब का रेपिटिशन को हमने यहाँ अवॉइड किया और हेल्पिंग वर्ब पर सेंटेंस छोड़ दिया। तो इसको हम सब्स्टिट्यूटिव वर्ब कहते हैं। एक आसान एग्जाम्पल को फिर दोबारा से यहाँ समझ लेते हैं, शायद आपकी समझ में आ जाए। हमने कहा ही लाफ्स, ये एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था, ही लाफ्स सो लाउड एज शी लाफ्स। अब आप देख रहे हैं कि वह ही लाफ्स एज लाउड, ये सेंटेंस है हमारा एज शी लाफ्स। तो यहाँ पर जो लाफ है, यहाँ पर लाफ 2 बार आया, तो इस लाफ को रिपीट ना करने में हम क्या करते हैं, एज शी डज, यानी हमने जो यहाँ पर लाफ था उस वर्ब को यहाँ पर अवॉइड किया, और अवॉइड करने के बाद हमने केवल हेल्पिंग वर्ब छोड़ा। इट मीन्स जब एक ही वर्ब 2 बार आ रही हो तो दोबारा ना लिख करके उसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब को लगाना आपका सब्स्टिट्यूटिव वर्ब के अंदर आता है। तो इस सेंटेंस के अंदर सब्स्टिट्यूटिव वर्ब क्या हुई, स्पीक के लिए डिड, तो स्पीक हमारी सब्स्टिट्यूटिव वर्ब हुई। इसी तरह से यहाँ पर वर्क और यहाँ पर लाफ। तो आई होप कि आज ये तीनों तरह की वर्ब्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और वर्ब्स के इन पार्ट्स को आगे और जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही इसी सीरीज़ में फिर से। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।